भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और जब हम बड़ी खबरों का जिक्र कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में गयाना में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री को वहां के हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया और कैसे ग्लोबल साउथ की अग्रणी आवाज बनकर प्रधानमंत्री ने इन तमाम देशों के हितों को कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर उठाया है और जिसके स्वरूप हमने देखा कि प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा गया। इस पर भी करेंगे चर्चा। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत, खेल जगत और कारोबार जगत से जुड़ी अन्य खबरों की भी, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरे के अंतिम दिन आज वहां की संसद को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय से भी होनी है मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी को गयाना और डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान। यात्रा के दौरान कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। कैरिकॉम से मजबूत संबंधों के लिए प्रधानमंत्री के 7 प्रस्ताव। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर मंथन। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की आज होगी बैठक। संसद में शीतकालीन सत्र में रखी जा सकती है रिपोर्ट। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, लक्ष्य सेन सहित सात्विक चिराग की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री से जुड़े इस खास खबर से, जहां गयाना दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री को आज वहां की संसद को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री गयाना में रह रहे भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री का गयाना और अन्य कैरिबियाई देशों के क्रिकेटर्स से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी गयाना स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और आर्य समाज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री गयाना में स्थित इंडियन अराइवल मॉन्यूमेंट सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का भी करेंगे दौरा। तो गयाना में प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस के से सम्मान से नवाजा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सम्मान मिलने पर खुशी जताई है। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह हमारे संबंधों के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है, जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जबकि बारबाडोस उन्हें ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। तो गयाना में प्रधानमंत्री को डोमिनिका ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। ये पुरस्कार कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और योगदान के साथ साथ भारत
डोमिनिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये संतोष का विषय रहा कि कोविड जैसी महामारी के समय डोमिनिका की मदद भारत द्वारा की गई। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का यह सम्मान है। यह गहरे संतोष का विषय रहा है कि हम कोविड जैसी आपदा के समय डोमिनिका के लोगों की सहायता कर सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कैरिकॉम सदस्य देशों के साथ हमेशा खड़ा रहा, चाहे वो कोविड की हो या फिर प्राकृतिक आपदाएं, क्षमता निर्माण हो या फिर विकास के मुद्दे। भारत एक भरोसेमंद भागीदार की तरह आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन 5 साल बाद हो रहा है और इन 5 सालों में दुनिया में कई बदलाव देखे गए। इस दौरान मानवता को कई बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसने ग्लोबल साउथ के देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा कैरिकॉम के साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की। भारत के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री ने कैरिबियाई क्षेत्र में तूफान बेरिल के दौरान हुए नुकसान पर भी दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता के माध्यम से कैरिकॉम देशों की क्षमता निर्माण में योगदान देता रहा है और अगले 5 वर्षों के लिए भारत द्वारा दी जा रही हाईटेक छात्रवृत्तियों में 1000 स्लॉट्स की वृद्धि का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट को भारत और कैरिबियाई देशों के लिए संबंधों का महत्वपूर्ण लिंक बताया। प्रधानमंत्री ने कैरिकॉम के हर देश से 11 महिला युवा क्रिकेटर्स की भारत में प्रशिक्षण को लेकर प्रस्ताव भी दिया है। क्रिकेट हमारे देशों के बीच एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कनेक्टिंग लिंक है। इस वर्ष आपके यहां हुए T20 वर्ल्ड कप से भारतीय क्रिकेट फैंस का कैरेबियन की ओर आकर्षण और भी बढ़ा है। और यह मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि भारत ने यह विश्व कप जीता था। मेरा प्रस्ताव है कि क्रिकेट संबंधों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हम कैरिकॉम के हर देश से 11 युवा महिला क्रिकेटर्स की भारत में ट्रेनिंग कर सकते हैं। और भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन, डिजिटल खेती, कृषि जो व्यवस्था है उसका मशीनीकरण और जो सॉयल हेल्थ से जुड़े हुए तमाम तकनीक हैं, उसने भारत की जो कृषि क्षेत्र है उसकी तदबीर और तस्वीर को बदला। प्रधानमंत्री ने कहा कि नैनो फर्टिलाइजर्स के साथ प्राकृतिक खेती पर भी जोर दिया गया। जहां पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां हैं, हम सभी के लिए ये प्राथमिकता का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैरिबियाई देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा भारत के लिए उच्च प्राथमिकता में शामिल है। कैरिकॉम देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा भारत के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय रहा है। भारत में सामान्य मानवी को क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रदान करने के लिए जन औषधि केंद्र खोले हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हम इस मॉडल पर कैरिकॉम के सभी देशों में जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। भारत और सभी देशों के बीच फार्माकोपिया को मान्यता देने के लिए समझौता संपन्न किया जाए तो इस प्रयास को गति ला सकते हैं। हम कैरिकॉम देशों में ड्रग टेस्टिंग लैब बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। कैरिकॉम देशों में कैंसर और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक बहुत बड़ी चुनौती है।
इसे लड़ने के लिए हम भारत में बनी कैंसर थेरेपी मशीन सिद्धार्थ 2 उपलब्ध कराएंगे। रिमोट लोकेशंस पर लोगों के सुगम और ऑन द स्पॉट इलाज के लिए हमने भारत में विश्व मोबाइल हॉस्पिटल बनाए हैं। इन्हें कुछ मिनटों में ही सेटअप किया जा सकता है और बिना समय गंवाए सभी प्रकार के ट्रॉमा का इलाज किया जा सकता है। हमें यह मोबाइल हॉस्पिटल्स कैरिकॉम के मित्रों को उपलब्ध कराने में खुशी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री डेकॉन मिशेल के साथ दूसरी भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली को धन्यवाद दिया। इसमें सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों और विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत कैरिकॉम साझेदारी को और मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण, कृषि और खाद्य सुरक्षा से और नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, नवाचार, प्रौद्योगिकी, क्रिकेट, व्यापार, संस्कृति, महासागर, अर्थव्यवस्था और समुद्री चिकित्सा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा जैसे 7 संबंधों का एक प्रस्ताव रखा। यानी कि कैरिकॉम के आप जो इनिशियल्स हैं उनको देख सकते हैं, उन इनिशियल्स के अगेंस्ट कैसे इसका यूटिलाइजेशन है। सी यानी आप कैसे क्षमता निर्माण करते हैं। ए कृषि और खाद्य सुरक्षा, आर नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, ऐसे ही नवाचार, प्रौद्योगिकी, व्यापार, क्रिकेट, संस्कृति, महासागर, अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा, साथ ही साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य। यानी जब हम बात करते हैं तमाम स्तंभों की, तो कैसे ये इन देशों के साथ प्रधानमंत्री ने जो आवाज़ दी है उससे आगे आने वाले समय में रिश्ते और प्रगाढ़ और सुदृढ़ होते हुए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना यात्रा के दौरान कैरिबियाई देशों के प्रमुखों के साथ भी मिले हैं और भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रोजवेल्ट स्कैरेट से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें डोमिनिका का जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया उन्हें उसके लिए धन्यवाद दिया। साथ ही जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, क्षमता निर्माण और लोगों से लोगों के संबंधों यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को गहरा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर भी बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की है। और वहीं भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे पियरे से भी मुलाकात की है। और प्रधानमंत्री ने ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री डेकॉन मिशेल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कि दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मिशेल को बधाई दी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, क्रिकेट, क्षमता निर्माण और सतत विकास के तमाम क्षेत्रों में कैसे दोनों देश आगे सहयोग बढ़ाएंगे उस पर भी चर्चा हुई है। और वहीं प्रधानमंत्री ने जॉर्ज टाउन में बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप डेविस से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई और हरित भागीदारी पर चर्चा हुई। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान पर भी बातचीत हुई है। वहीं प्रधानमंत्री ने एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान बारबाडोस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से सम्मानित करने में अपने सरकार के फैसले की घोषणा की। ये पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान बारबाडोस की सहायता करने और भारत बारबाडोस संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की वजह से दिया जाएगा। ये पुरस्कार इसी साल 30 नवंबर को बारबाडोस में प्रदान किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री डॉक्टर कीथ क्रिस्टोफर रोली से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों के बीच खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग पर MOU का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने भारत के प्रमुख UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को बधाई दी। दोनों नेताओं ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्वास्थ्य रक्षा, समुद्री सुरक्षा, परिवहन, सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में मजबूत संबंधों के उपायों पर भी चर्चा की है।
इसके इतर प्रधानमंत्री ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया है। और वहीं गयाना में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं आपको उसकी झलकियां। तो आपने देखा कि भारतीय संस्कृति के रंग गयाना में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और वहीं गयाना की संसद को प्रधानमंत्री आज संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के आज क्या क्या कार्यक्रम है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री और गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने को लेकर क्या क्या बातें हुई? दोनों देशों के बीच कितने जो MOU है वो साइन हुए और इसमें किन बातों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो गयाना के पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। तकरीबन 65 सदस्यीय ये पार्लियामेंट है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और ये एक कह सकते हैं कि भारत के लिए काफ़ी बड़े गर्व की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की यहाँ पर 1969 में बनी एक प्रतिमा है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रतिमा पर भी जो है वो माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट है यहाँ पर वो है इंडियन कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा। प्रधानमंत्री शाम आज जो इंडियन डायस्पोरा है उसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और यहाँ के डायस्पोरा में जो भारतीय मूल के जो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। खास तौर पे अपने पारंपरिक वेशभूषा, जो भारतीय संस्कृति है जिसको अभी तक इन्होंने सहज के रखा है यहाँ पर, उसको साथ वो पेश करेंगे। वहाँ पर भारतीय नृत्य हो, क्लासिकल डांस हो, कई तरह के जो कल्चरल एक्टिविटी है वो वहाँ पर वो प्रस्तुत करेंगे। और जो एक्साइटमेंट है भारतीय जो मूल के लोगों का है वो आपने पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचते हैं तो किस तरीके से लोग जो है 7 घंटे 8 घंटे पहले से आकर के उनका इंतजार कर रहे थे, हाथ में तिरंगा लिए हुए नजर आ रहे थे। साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे किया, नृत्य किया उन्होंने, भारतीय झारखंड नृत्य किया उन्होंने। इसके साथ साथ गयाना के जो पारंपरिक नृत्य है गयाना वन, उसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश किया गया। तो एक प्रधानमंत्री को जिस तरीके से लोकप्रियता है वो आपने देखा कि न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के किसी भी कोने पे जाते हैं तो प्रधानमंत्री की वो लोकप्रियता उसी तरीके से और लगातार बढ़ती जा रही है। और ये एक बड़ा कारण है कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और वहीं अगर हम गयाना में कैरिकॉम शिखर सम्मेलन जो समाप्त हो गया है, सम्मेलन में किन किन अहम बातों पर चर्चा हुई है और भारत गयाना के लिए इस शिखर सम्मेलन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है?
जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद इरफान अली जो गयाना के राष्ट्रपति हैं, उनके बीच जो है कल द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस वार्ता के अंदर जो है काफ़ी जो दोनों देशों के बीच में कैसे सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, दोनों देशों के संबंधों को कैसे और गति दी जाए, कैसे कनेक्टिविटी पर को बढ़ावा दिया जाए, इन चीज़ों पर जो है ज़्यादातर फोकस रहा। और इस पूरे द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो है इसमें 10 जो है MOU पे जो है वो पे समझौता हुआ, 10 MOU जो है दोनों देशों के बीच में किए गए, जिसमें कि जो सबसे अहम जो है वो इसमें है कि एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरीके से भारत और गयाना के बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। गयाना में अगर एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी स्कोप है, लेकिन तकनीक की कमी है। वो तकनीक भारत के जरिए जो है, नई तकनीक के जरिए किस तरीके से कृषि क्षेत्र में उत्पादन को यहाँ बढ़ाया जा सके, मिलेट्स के क्षेत्र में मिलेट्स का उत्पादन को बढ़ाया जाए, उस पर एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके लिए जो तमाम प्रशिक्षण है वो भारत की ओर से दिए जाएंगे। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, ताकि जो ऊर्जा की जो खपत है उसको किस तरीके से काम किया जा सके, साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के अंदर परस्पर सहयोग को बढ़ाया जा सके। ये एक बड़ा जो है समझौता है भारत और गयाना के बीच में। साथ साथ एक अगर फ़िलहाल हम गयाना की बात करें तो गयाना की इकनॉमी, यहाँ की बैंकिंग सिस्टम को ले लें, यहाँ पे देन लेन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जटिल है। यहाँ पर अगर आपके पास गयानी डॉलर्स हैं तभी आप यहाँ पर लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड सिस्टम या कहें कोई UPI सिस्टम नहीं है, किसी डिजिटलाइजेशन का वाले कोई भी इस तरह के रुपए कार्ड का कोई इस तरीके का कोई प्रचलन नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में चूँकि अब भारत में आपने देखिए किस तरह की क्रांतिकारी बदलाव आया है रुपए से UPI के जरिए, उस क्षेत्र में भी भारत और गयाना के बीच में एक समझौता हुआ है कि भारत UPI के जरिए लेन देन को कैसे यहाँ पे बढ़ावा देगा, ताकि जो लेन देन की प्रक्रिया जो जटिल है उसका समाधान हो सके और यहाँ पर जो है फ्लो, क्योंकि अगर आप व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर जो लेन देन की प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल हो। इस क्षेत्र में भारत जो है तकनीकी मदद देगा, भारत के पास प्रशिक्षण दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज की प्रधानमंत्री ने बात की कि जो कल्चर है गयाना का, भारत का, वो काफ़ी पुराना है। और दोनों देशों के संबंध की बात करें तो तकरीबन 180-86 साल पुराने संबंध है, जब पहली बार भारतीय को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज़ गयाना पहुंची थी। तो आप समझ सकते हैं परंपरा जो भारतीय मूल के लोग हैं वो आज तक यहाँ पर निभाते आ रहे हैं, अपनी संस्कृति को आज तक उन्होंने यहाँ पर सहज के रखा हुआ है, चाहे वो फेस्टिवल के रूप में हो या फिर उनके यहाँ पर जो और अन्य चीज़ों में देखा जा सकता है। तो ऐसे में जो कल्चरल पार्ट है अब उसको और कैसे डेवलप किया जाए, साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, इन चीज़ों के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है 2024 से लेकर 2027 के बीच में उसको बढ़ावा दिया जाएगा। प्रसार भारती कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ भी एक समझौता किया गया है गयाना की जो यहाँ की नेशनल टेलीविज़न कंपनी है उसके साथ, कि यहाँ के जो टेलीविज़न कंपनी है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्शन के लिए, उनको जो है नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो एक कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ आप कह सकते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में किस तरीके से इनको बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर के भी समझौता किया गया है। ऐसे कई और बड़े समझौते हैं जो भारत और गयाना के बीच में किए गए हैं, जिसका कि आने वाले समय में हम इसका असर देखेंगे। बिल्कुल, और ये दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करते हुए एक अलग ही जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद इरफान अली जो गयाना के राष्ट्रपति हैं उनके बीच साझा जो है करने कल के लिए द्विपक्षीय वार्ता हुई और फिलहाल वार्ता के अंदर जो है काफी जो दोनों देशों के बीच में कैसे सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, दोनों देशों के संबंधों को कैसे और गति दी जाए, कैसे कनेक्टिविटी पर को बढ़ावा दिया जाए, इन चीज़ों पर जो है ज़्यादातर फोकस रहा। और इस पूरे द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो है इसमें 10 जो है MOU पे जो है वो पे समझौता हुआ, 10 MOU जो है दोनों देशों के बीच में किए गए, जिसमें कि जो सबसे अहम जो है वो इसमें है कि एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरीके से भारत और गयाना के बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। गयाना में अगर एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी स्कोप है, लेकिन तकनीक की कमी है। वो तकनीक भारत के जरिए जो है, नई तकनीक के जरिए किस तरीके से कृषि क्षेत्र में उत्पादन को यहाँ बढ़ाया जा सके, मिलेट्स के क्षेत्र में मिलेट्स का उत्पादन को बढ़ाया जाए, उस पर एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके लिए जो तमाम प्रशिक्षण है वो
भारत की ओर से दिए जाएंगे। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, ताकि जो ऊर्जा की जो खपत है उसको किस तरीके से काम किया जा सके, साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के अंदर परस्पर सहयोग को बढ़ाया जा सके। ये एक बड़ा जो है समझौता है भारत और गयाना के बीच में। साथ साथ एक अगर फिलहाल हम गयाना की बात करें तो गयाना की इकोनॉमी, यहाँ की बैंकिंग सिस्टम को ले लें, यहाँ पे देन लेन की। बहुत बहुत शुक्रिया विषय की तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में ही 8 जगहों पर NIA की छापेमारी चल रही है। और कैसे ये जो राष्ट्रीय एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की, वो कैसे इन 8 जगहों पर छापेमारी कर रही है, इसी पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े कई मामले हैं जिन पर कार्रवाई के तहत NIA ने ये एक्शन लिया है। रामबन, किश्तवाड़, डोडा, रियासी और उधमपुर में NIA इस वक्त छापेमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े जो तार हैं, क्या वो इलाकों से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इन 8 जगहों पर NIA की छापेमारी चल रही है। और नीरज हमारे साथ जुड़ गया। नीरज, तो आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामलों पर एक बड़ा एक्शन NIA की तरफ से, जहां जम्मू कश्मीर की 8 जगहों पर चल रही है छापेमारी। देखिए, बिल्कुल बड़ा एक्शन है। और इससे पहले भी आपने देखा है कि NIA लगातार आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। और आज सुबह 8 जगह हैं जहां पर NIA की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और NIA को ये इनपुट मिला था कि कुछ लोकल जो वर्कर हैं वो खासतौर से आतंकवादियों को अंदर भारत के अंदर लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उसी इनपुट के आधार पर NIA की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। आतंकवादी घुसपैठ से संबंधित ये पूरा मामला है और अभी भी छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान से लगी हुई जो सीमा है बिल्कुल उसको सील कर दिया है। किसी भी तरीके की जो घुसपैठ है वो पिछले कुछ सालों से भारत के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। और ये हमारी जो सेना है और इसके अलावा सुरक्षा बल है उनकी कामयाबी है। यही कारण है कि आतंकवादी लगातार भारत के अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो उनके लोकल सपोर्टर हैं उनके माध्यम से उन रास्तों से भारत के अंदर आना चाहते हैं जिन रास्तों पर अभी कह सकते हैं कि किसी की निगाह नहीं है। यही कारण है कि लगातार 5-6 जगह ऐसी हैं जहां पर लोकल जो इनके ग्राउंड वर्कर हैं उनके माध्यम से ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन NIA को इनपुट मिला और उसके बाद NIA ने ये कार्रवाई की है। और अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर NIA पूछताछ भी कर रही है। नीरज, चूंकि लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं वो मुमकिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट से जुड़े जो वहाँ के लोग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है, और जो काफ़ी अहम हो जाता है जब हम बात करते हैं इस तरह की कार्रवाई करने के लिए NIA द्वारा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी जो विदेशी घुसपैठ है अगर देश के अंदर आता है तो बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं है। और ये जो उनके लोकल सपोर्टर हैं वो उनको रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो लोकल लेवल पर रास्ते, कौन कौन से रास्ते सुरक्षित हैं, किन रास्तों से होकर उन आतंकवादियों को लेके जाया जा सकता है, कहां पर उनको छुपाया जा सकता है,
तो ये लोकल सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। यही कारण है कि एनआईए को इनपुट मिला था कि ये लोकल सपोर्टर हैं जो 4-5 जिलों में मौजूद हैं और जो आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। उसी इनपुट के आधार पर एनआईए की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन कौन लोग थे, कितने लोगों को अंदर लेके आना था, किन किन रास्तों के थ्रू लेके आना था और किस तरह का उनको जो सपोर्ट है वो उपलब्ध कराना था। तो उसको लेकर एनआईए की टीम पूछताछ भी कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो एनआईए की छापेमारी जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर चल रही है जो कि आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार है। बढ़ते आगे और बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल 2024 पर जो जेपीसी है उसकी, जिसकी बैठक आज दिल्ली में होनी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के मुताबिक बैठक के बाद रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत की जाएगी। समिति ने 9 से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का दौरा किया जो वक्फ संशोधन बिल 2024 की जांच का हिस्सा था। यह अध्ययन दौरा समिति के सदस्यों को प्रस्तावित बिल की समीक्षा करने में मदद करेगा। और इसी पर बात करने के लिए बेहद अहम जानकारी के साथ शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तो अब तक 25 बैठकें हो चुकी हैं, आज भी अहम बैठक होनी है और तमाम जो अलग अलग पक्ष हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाना सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता में शामिल है। जी, हम जानते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से अधिकारियों के तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो अपनी बात रखेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर। और इससे पहले आप देखें तो लगातार बैठकें हुई हैं, स्टडी टूर हुए हैं और जेपीसी के अध्यक्ष कर्नाटक भी गए थे जहां पर विवाद हुआ था किसानों की जमीनों को जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने से संबंधित जो नोटिस दिया गया था उस पर हमने देखा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार घेरे में भी आई। वक्त में काफी हंगामेदार बैठक भी देखने को मिली क्योंकि इसी जो सत्र शुरू होने जा रहा है विंटर सेशन, उसके पहले हफ्ते तक रिपोर्ट दी जानी है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकें हो रही हैं, 25 बैठक हो चुकी है और आज की बैठक के बाद संभवतः ये देखना होगा कि क्या सत्र शुरू होने से पहले, संसद के सत्र शुरू होने से पहले कोई और बैठक बुलाई जाएगी या फिर रिपोर्ट तैयार करने पर काम किया जाएगा। तो उद्देश्य ये है कि वक्फ संशोधन बिल पर समिति सभी स्टेक होल्डर से राय ले ले। तो आप देखें दिल्ली, मुंबई समेत देश के प्रमुख राज्यों से जो वक्फ बोर्ड हैं, उनके जो सदस्य हैं, कानूनविद हैं, विशेषज्ञ हैं, उन सबसे राय ली जा चुकी है। आम जनता से भी ईमेल के जरिए राय मांगी गई थी, वो भी बड़ी संख्या में राय है। तो सब पर विचार हो रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने हालांकि देखा कि कई बार हंगामेदार बैठक भी रही। वक्फ जो संशोधन बिल को लेकर जो समिति है उसकी जब बैठक हुई, कई बार जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने वॉकआउट भी किया, लेकिन कोशिश रही है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट को तैयार कर दिया जाए। और सरकार संकेत दे चुकी है कि इसी सत्र में, जो आने वाला सत्र है, उसमें वक्फ संशोधन बिल को पारित कराने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, और तमाम जो हितधारक हैं या फिर स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसका ध्यान भी जेपीसी कमेटी रख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो लाओ पीडीआर में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान मलेशिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने लाओ पीडीआर के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। साथ ही राजनाथ सिंह ने उन्हें अगले साल फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एरो इंडिया शो 2025 में आमंत्रित भी किया है। वहीं रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से भी मुलाकात की और इस बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद रचनात्मक करार दिया और आपसी भरोसे को बढ़ाने की दिशा में बात कही है। ये मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक के 48 घंटे के बाद हुई है। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओ पीडीआर में रह चुके भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार शाम मतदान संपन्न हो गया और 288 सीटों पर चुनावी किस्मत आजमा रहे सभी प्रत्याशियों के भाग्य अब ईवीएम में कैद हो चुके। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया और भारी तादाद में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान में बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग की। इसके साथ ही 4136 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला अब ईवीएम में है। राज्य में 65% से ज्यादा मतदान हुआ। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच है। महायुति गठबंधन में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसएसपी शामिल है। महायुति गठबंधन में सीटों की बात करें तो बीजेपी ने 149 सीटों पर, शिवसेना ने 81 सीटों पर और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस ने 101, शिवसेना यूबीटी ने 95, एनसीपी ने 86 उम्मीदवार खड़े किए। अब मतों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। झारखंड विधानसभा चुनाव भी बुधवार को संपन्न हुआ और झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। इसमें 68% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले और इससे पहले 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान करवाया गया, जिसमें कुल 66% लोगों ने हिस्सा लिया। इस राज्य में भी मतगणना 23 नवंबर को होनी है। तो महाराष्ट्र, झारखंड में मतदान के बाद अब बारी नतीजों की है। नतीजों से पहले कुछ चैनल्स ने एग्जिट पोल किए। तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहता है पोल ऑफ द पोल्स। तो आप देख सकते हैं कि मेट्राइज का जो पोल ऑफ द पोल है, यानी कि एग्जिट पोल है झारखंड को लेकर, वहाँ पर बीजेपी गठबंधन को साफ तौर पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज की बात की जाए तो 45 से 50 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में। हालांकि महाराष्ट्र का भी अगर जिक्र किया जाए तो टाइम्स नाउ, जेवीसी का भी ये आकलन है कि 150 से 167 के आसपास सीटें आ सकती हैं जब हम बात करते हैं महायुति की। और दैनिक भास्कर, लोकशाही, मराठी, रुद्र, पी-मार्क, इन सभी ने बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिखाई है। और हालांकि कहीं पर कांग्रेस भी आगे आती हुई दिखाई दी है, लेकिन अगर हम लबोलुबाब देखें तमाम एग्जिट पोल्स का, यानी अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दोनों ही राज्यों में। अब बात करते हैं आबकारी नीति की, जिससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग की है। केजरीवाल ने उनके खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। केजरीवाल का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के सक्षम अथॉरिटी से आवश्यक मंजूरी ईडी की ओर से नहीं ली गई, लिहाजा ट्रायल कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश गलत है। और एक अहम फैसले में मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित न्यास में कुल 28 सदस्य होंगे। इसमें 5 ख्याति प्राप्त विद्वान शामिल हैं। श्री कृष्ण पाथेय के स्थानों पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से विकास, पुस्तकालय, संग्रहालय की स्थापना आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत श्री कृष्ण के मंदिरों, उनमें स्थित जल संरचनाओं, वन संपदा, उद्यान की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन होगा। इन धार्मिक तीर्थ स्थलों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। और अब बात करते हैं दिल्ली की आबोहवा से जुड़ी हुई, जहां अधिकतर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज बहुत खराब श्रेणी में है। अधिकांश इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। सबसे अधिक जहांगीरपुरी और वजीरपुर में 437 AQI दर्ज किया गया। वहीं बवाना में 419 और अशोक विहार और मुंडका में 416 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा शादीपुर में 413, अलीपुर में 411, नेहरू नगर में 410, पंजाबी बाग में 408, रोहिणी में भी 408, आनंद विहार में 406, द्वारका सेक्टर में 404, नरेला में 398, विवेक विहार में भी यही आंकड़ा, सोनिया विहार में 395, RK पुरम 391, पटपड़गंज 385, ओखला फेज 2 381, IGI हवाई अड्डा 374 और डॉक्टर करणी सिंह
शूटिंग रेंज में 370, वहीं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 370 AQI, नजफगढ़ में भी यही सूरत हाल, मंदिर मार्ग में 368, साथ ही द्वारका में 368, DTU नॉर्थ कैंपस अरबिंदो मार्ग में भी 350 के पार AQI दर्ज किया गया। आपको बताएं कि एक अच्छी वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 होनी चाहिए, जो कि प्रदूषण के कारण बढ़कर अब 300 के पार पहुंच गई है। दिल्ली और NCR में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप में बदलाव किए। अब स्टेज 3 के तहत सरकारी दफ्तरों और नगर निकायों के लिए समय में बदलाव अनिवार्य होगा। ये नियम दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में लागू होंगे और अन्य जिलों में राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में जो बदलाव हुए उनमें प्रमुख है दिल्ली और उसके आसपास की जो इलाके हैं, वहाँ वायु गुणवत्ता प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रैप के विशिष्ट खंडों में संशोधन के साथ स्टेज 3 के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न उपायों को अनिवार्य किया गया और अन्य NCR जिलों को भी इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। चरण 4 के अंतर्गत एक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए बाहर जाने पर मास्क पहनने की सलाह दी गई। नियमों में हुए बदलाव पर दिल्ली और प्रमुख NCR जिलों पर केंद्रित है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकारों के विवेक पर कार्यान्वयन पर निर्देश दिया गया है। समिति ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित विभिन्न राज्य प्राधिकरणों की अधिसूचना जारी की, जिसमें अनुपालन और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता तापस जुड़ गए हैं। तापस, ग्रैप के नियमों में जो बदलाव किए गए हैं, क्या लगता है राहत मिल पाएगी? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी ये एक बात की गई है। इनफैक्ट CQAM जो कि क्वालिटी एयर मैनेजमेंट के हेड है, ये इनकी तरफ से ये कल आया था, ये पूरी की पूरी चेंजेस ये लोग इन्होंने की थी। उसके मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाके, जो गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया या फिर गाजियाबाद, इन जगह अलग अलग जगह है, यहाँ का जितना भी सिनेरियो है, यहाँ पे जितना भी डिसीजन मेकिंग है, अब वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली NCR जब बात की जाएगी, ये एक ही तरीके से बात किया जाएगा। अदरवाइज से पहले क्या होता था कि उनके अलग अलग जिले के या स्टेट के जो DM है, उनके ऊपर डिसीजन लिया जाता था। वो लेते थे कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। हाँ, दिशा निर्देश जरूर CQAM देता था, लेकिन उसको पालन करना, उस पर एक तरह से जो अमल करना होता था, वो इनके ऊपर होता था। अब ये कर दिया गया कि दिल्ली और NCR में जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारे के सारे एक तरीके से नापे जाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा, दिल्ली में अगर रोक भी लगाते हैं तो उसके आसपास के जो इलाके हैं, जैसे मैंने कहा गुरुग्राम है, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया या गाजियाबाद हो गया, आप खुद आते हैं वहां से, आप सोचिए यहाँ पे उतनी सख्ती से उसका पालन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो डिसीजन दिल्ली में लेने की बात की जाती है, वो वहां पे उस तरीके से उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है CQAM के, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ये आया कि ये सारे के सारे जितने भी है वो एक तरीके से किए जाएंगे, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, कल हमने एक सीनियर साइंटिस्ट से बात की, डॉक्टर VK सोनी IMD के, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये 2 दिन जो है फिर भी दिल्ली में थोड़ा बेटर होगा, थोड़ी हवा चलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्वा लेवल जो है थोड़ा वेरी पुअर कैटेगरी में जरूर है। अभी सीवियर प्लस कैटेगरी में था कल तक, आज और कल हम एक्सपेक्ट करें कि ये वेरी पुअर कैटेगरी में आएगा, लेकिन उसके बाद फिर इस पे ये बढ़ने की उम्मीद है। तो दिल्ली वासी को 2 दिन तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद से ये फिर AQI बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी बात यह है कि आजकल बहुत जगह पे बात चल रही थी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग नहीं करता। तो हमने तब उनसे भी पूछा कि क्लाउड सीडिंग क्या एक वायबल ऑप्शन है, क्या ये किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हर जगह पे बात की जा रही है कि आर्टिफिशियल रेन से दिल्ली में सुधार लिया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, देखिए सबसे बड़ी बात है, आर्टिफिशियल रेन करने के लिए क्लाउड चाहिए। अब क्लाउड है ही नहीं दिल्ली में, क्योंकि सर्दी का मौसम जब आता है तो दिल्ली में क्लाउड रहता नहीं है, और उसी की वजह से ये क्लाउड सीडिंग मतलब कहना बहुत आसान है, लेकिन वो करना साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये ब्लेम गेम जो चल रहा है अभी, ये ब्लेम गेम से निकल के आए और एक सही तो क्लाउड सीडिंग कितना प्रैक्टिकल ऑप्शन है, इसकी फिजिबिलिटी को भी समझना होगा। बहुत शुक्रिया तापस, आगे भी आपसे न्यूज़ 10 में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वक्त छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आज के न्यूज़पेपर सेगमेंट में क्या कुछ खास है आपके लिए।
बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और अब आ रही है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर है हमारी सहयोगी संध्या। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए? चल अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो कि आज सभी प्रमुख अखबारों में हमें देखने को मिली है। जी हां, 56 साल बाद गयाना में भारतीय PM, इस खबर को आज प्रमुख अखबारों ने स्थान दिया है। साथ ही नवभारत टाइम्स ने इसी बात को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है कि G20 समिट की बैठक के बाद कैरिबियाई देश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्ज टाउन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। तमाम अन्य बिंदुओं के साथ इस खबर को लिया गया है। एक और खबर आपको बता दें जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने पहले पेज पर प्रकाशित किया, अन्य अखबारों में भी ये खबर आज हमें हेडलाइन के साथ देखने को मिली है। जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड में कल मतदान हो चुका है और उसके बाद जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं। ये बताया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा आगे, साथ ही यूपी उपचुनाव में भी भाजपा को बढ़त का अनुमान तो किन किन एजेंसी ने सर्वे किया है उसके माध्यम से इस खबर को लिया गया है। हिंदुस्तान अखबार ने आज पहले पेज पर दिल्ली NCR के प्रदूषण से जुड़ी हुई खबर को प्रकाशित किया। हिंदुस्तान ने लिखा है कि प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम की वापसी। 419 अंक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार को रहा। साथ ही साथ 41 अंकों का सुधार आया दिल्ली में एक दिन में, लेकिन प्रदूषण के स्तर में अभी सुधार नहीं है। एक और खबर की बात जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने कारोबार पेज पर लिया है और लिखा है कि PDS के डिजिटलीकरण से 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए गए। ये सरकार की तरफ से कहा गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के नए मानक तैयार हुए हैं। साथ ही बताया कि लगभग सभी 20.4 करोड़ राशन कार्ड को डिजिटल कर दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये अर्थ जागरण पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने लिया और लिखा है कि महंगाई बेकाबू हुई तो निर्यात व उद्योग होंगे प्रभावित। केंद्रीय बैंक ने मासिक रिपोर्ट में मुद्रास्फीति बढ़ने की स्थिति को आश्चर्यचकित करने वाला करार दिया है। साथ ही साथ एक और कॉलम में एक और खबर प्रकाशित है जिसमें लिखा है कि चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7% रहेगी आर्थिक विकास दर। यह आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका में नई सरकार के सत्ता संभालने पर हमारी नजर बनी हुई है। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं जो यूनिसेफ की रिपोर्ट के माध्यम से आज जनसत्ता अखबार ने प्रकाशित किया और लिखा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा। साथ ही कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की जरूरत भी है, इस पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। भारत में 2050 तक होंगे 35 करोड़ बच्चे। अन्य क्या कुछ खास बातें कही है वो इस खबर में समाहित की गई है। तो अलग अलग क्षेत्रों में
आज के प्रमुख अखबारों में हेडलाइन के साथ ये खबर प्रकाशित है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इन तमाम खबरों को इतने कम समय में रोमांचक तरीके से हमारे दर्शकों के लिए समेट कर लाने के लिए। और आइए अब जानते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। रूस यूक्रेन संघर्ष में तनाव बढ़ने के बीच कीव स्थित अमेरिकी दूतावास को आज फिर से जाएगा खोला। प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, सुरक्षा एहतियात के तौर पर दूतावास को बुधवार को बंद करना पड़ा। कीव स्थित फ्रांसीसी दूतावास खुला रहेगा, लेकिन उसे अपने नागरिकों से सतर्क रहने का भी आग्रह किया। हालांकि मिसाइल हमले की धमकी की वजह से कीव में इतालवी, ग्रीक, स्पेनिश दूतावास अभी बंद। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो लगा दी जिसमें गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा, अमेरिका पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो केवल उस प्रस्ताव का समर्थन करेगा जिसमें संघर्ष विराम के तहत बंधकों की तत्काल रिहाई की बात है। परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से केवल अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो लगाया। अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में बुधवार को आए शक्तिशाली बम चक्रवात से कम 2 लोगों की मौत। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। तूफानों के कारण लाखों घरों की बिजली चली गई, सड़क यातायात बाधित हुआ। तूफान कैलिफोर्निया की ओर बढ़ा और जहां सप्ताह के अंत तक भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। खबरें कारोबार जगत से, अंदाज रहेगा फटाफट। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को दी राहत। शीर्ष अदालत ने कहा, टेलीकॉम कंपनियां टावर पाथ, शेल्टर्स पर भुगतान की गई ड्यूटी और सेल्यूलर सर्विसेज के लिए दिए गए सर्विस टैक्स के लिए टैक्स क्रेडिट का फायदा ले सकते हैं। केंद्र ने सरकारी बैंकों के सीनियर अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की रिवाइज्ड स्कीम जारी की। स्कीम के लिए बैंकों की पात्रता का आकलन एक सरकारी समिति करेगी। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में WFD समारोह का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान रेट्रोफिटेड LPG किट के लिए SOP हो जाएगी लॉन्च। EPFO ने सितंबर के दौरान लगभग 19 लाख सदस्य जोड़े, एक साल पहले की तुलना में ये 9% ज्यादा। साथ ही 18 से 25 वर्ष की आयु वाले नए सदस्यों का हिस्सा लगभग 60%, जिसकी संख्या 8 लाख। कोयले का आयात वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल में सितंबर अवधि में 9.83% घटकर 63 मिलियन टन। पिछले वर्ष की समान अवधि में आयात 70 मिलियन टन था। केंद्र सरकार ने कहा कि उड़ान योजना ने सिविल एविएशन सेक्टर को दिया बढ़ावा। इस योजना से हवाई यात्रा में बदलाव आया। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ लाखों लोग ले रहे हैं योजना का लाभ। और अब जानते हैं खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में खेली गई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किया अपने नाम। भारतीय टीम ने रोमांचक फाइनल मैच में चीन को 1-0 से हराया। तीसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिला टीम की ये जीत देश में महिला हॉकी को और ज्यादा मजबूती देगी। IPS मयंक श्रीवास्तव को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उप महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। 2006 बैच के वरिष्ठ IPS मयंक श्रीवास्तव इससे पहले छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारतीय शटलर आज प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में कोर्ट पर आएंगे नजर। ICC ने खिलाड़ियों की ताज़ा रैंकिंग की जारी। नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से T20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में पहला स्थान किया हासिल। और नया सवेरा में बात करते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई।
चिराव मिजोरम का एक प्रमुख पारंपरिक नृत्य, इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नया सवेरा में आपसे विदा लेने से पहले आपको छोड़ जाते हैं चिराव नृत्य की मनमोहक झलकियों के साथ। आप इन दृश्यों का उठाइए लुत्फ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।